जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, मिशन केवीएस के इस दूसरे भाग में आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में मैंने केंद्रीय विद्यालय से संबंधित ये जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है उस परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आपको हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया जा रहा है। अगर इससे पहले आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी श्रृंखला में आज हम दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इससे पहले मैंने आपसे 16-17 प्रश्न मैंने आपसे चर्चा किया था। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प है चंदन दास, दूसरा है मलूक दास, तीसरा है नानक अर्थात गुरु नानक और चौथा है संत रैदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति संत रविदास की अर्थात संत रैदास की है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19, केशव कह न जाए का कही, केशव कह न जाए का कही, यह पंक्ति किस कवि की है? पहला विकल्प है केशव, दूसरा विकल्प है कबीरदास, तीसरा विकल्प है तुलसीदास और चौथा विकल्प है नरहरिदास। तो केशव कह न जाए का कही, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। किसने कहा? तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20, अंगद पैज, अंगद पैज की रचना किसने की है? अंगद पैज की रचना किसने की है? पहला विकल्प है नाभादास, दूसरा विकल्प है धरणीदास, तीसरा विकल्प है ईश्वरदास और चौथा विकल्प है मलूकदास। तो अंगद पैज इसकी रचना ईश्वरदास जी ने की है। किसने की है? ईश्वरदास जी ने। तो देखिए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2012, केवीएस पीजीटी परीक्षा 2010, केवीएस पीजीटी परीक्षा 2011 आदि में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? पहला विकल्प है अद्वैतवाद, दूसरा विकल्प है शुद्धाद्वैतवाद, तीसरा विकल्प है विशिष्टाद्वैतवाद और चौथा विकल्प है द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य जी ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया था उसका नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 कहता है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? पहला विकल्प है वल्लभाचार्य, दूसरा है माधवाचार्य, तीसरा है हित हरिवंश और चौथा है सूरदास। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश द्वारा किया गया था, हित हरिवंश दास द्वारा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? पहला विकल्प है हुमायूं, दूसरा विकल्प है अकबर, तीसरा विकल्प है सिकंदर लोदी और चौथा विकल्प है बहादुर शाह जफर। तो ये जो कबीर थे, कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है।
कबीर जो थे किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखिए जो भी प्रश्न आपसे अभी बताए गए, यह प्रश्न KVS परीक्षा 2012, KVS परीक्षा 2013, NBS परीक्षा 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है आलम, दूसरा विकल्प है मतिराम, तीसरा विकल्प है घनानंद, चौथा विकल्प है बोधा। तो प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति बोधा की है। किसकी है? बोधा की। और यह भी प्रश्न KVS परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण। तो पहला विकल्प है रस, दूसरा विकल्प है ध्वनि, तीसरा विकल्प है अलंकार और चौथा विकल्प है औचित्य। तो जानते रहिएगा, ये जो शिवराज भूषण है, शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का। कहाँ पर? शिवराज भूषण में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं है? तो हमें उस युग्म की पहचान करनी है। पहला है काव्य निर्णय भिखारीदास। तो काव्य निर्णय की रचना भिखारीदास जी ने की है कि नहीं की है? पहला पॉइंट। दूसरा है रस रहस्य। तो रस रहस्य किसने लिखा है? कुलपति मिश्र। अब कुलपति मिश्र ने लिखा है कि नहीं लिखा है, हमें यही बताना है सही है कि गलत है। तीसरा देखिएगा रस विलास। रस विलास बता रहे हैं चिंतामणि ने लिखा है। तो हमें यही पता करना है, बताना है कि क्या यह बात सही है कि गलत है। और चौथा विकल्प है भाव विलास, केशवदास ने लिखा है। तो हमें इन चारों में देखना है कौन सा जो युग्म है वह सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भाव विलास केशवदास। तो भाव विलास केशवदास द्वारा नहीं लिखा गया है, यह युग्म क्या है? गलत है। तो देखिए जो भी प्रश्न आपको बताए गए सभी प्रश्न KVS, DSSB और NBS में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या कहता है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है रामानंद, दूसरा विकल्प है कबीर, तीसरा विकल्प है मतिराम और चौथा विकल्प है पद्माकर। तो प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? जिसका सही उत्तर पद्माकर है। किसने लिखा है प्रबोध 50? तो पद्माकर ने लिखा है प्रबोध 50। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? पहला विकल्प है रमाशंकर शुक्ल रसाल, दूसरा विकल्प है विश्वनाथ मिश्र, तीसरा विकल्प है मिश्र बंधुओं ने और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। तो रीतिकाल को अलंकृत काल यह जो नामकरण है, यह नामकरण किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने किया है। किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वह सही है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? निम्नलिखित रचनाकारों में कौन सा रचनाकार ऐसा है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है? पहला विकल्प है मतिराम, दूसरा विकल्प है सेनापति, तीसरा विकल्प है बिहारी और चौथा विकल्प है वृंद। तो निम्नलिखित रचनाकारों में ऐसे कवि जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है उनका नाम है सेनापति। तो सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है, बाकी मतिराम ने भी किया है, बिहारी ने भी किया है और वृंद ने भी किया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति किसने कही है? पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र ने कही है, दूसरा विकल्प है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने कही है, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही है
और चौथा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है। तो एक बार इसको देखिए, समझिए। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने कही है। किसने कही है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 31। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? कौन सी रचना उनकी ऐसी है जो यात्रा वृतांत है? पहला विकल्प है गया यात्रा, दूसरा विकल्प है इलाहाबाद की यात्रा, तीसरा विकल्प है गंगा पार की यात्रा और चौथा विकल्प है सरयू की यात्रा। तो भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु से संबंधित जो रचना है उसका नाम है सरयू पार की यात्रा। कौन सी रचना है? सरयू पार की यात्रा। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 32। तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज से किसका संबंध था? पहला विकल्प है केशव चंद्र सेन, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो तदीय समाज से किस व्यक्ति का संबंध था? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तदीय समाज से संबंध रखने वाले व्यक्ति कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 33। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? निम्नलिखित रचनाएं दी गई हैं, इन रचनाओं में कौन सी रचना ऐसी है जो यात्रा वृत्तांत है? और सभी रचनाएं यहाँ पे जो दी गई हैं बेनीपुरी की। तो बेनीपुरी की कौन सी रचना यात्रा वृत्त है? पहला है सागर की लहरों पर, दूसरा है अप्रवासी की यात्राएं, तीसरा है पैरों में पंख बांधकर, चौथा है मेरी यूरोप यात्रा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? तो इसका सही उत्तर है पैरों में पंख बांधकर। कौन सी कृति है? पैरों में पंख बांधकर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? मतलब कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म को पहचानना है। पहला विकल्प है कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है। दूसरा विकल्प है हिमक्रीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। तीसरा है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। और चौथा है रसवंती, सिया राम शरण गुप्त ने लिखा है। तो कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा, सही बात है। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, भी सही बात है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखा, भी सही है। रसवंती जो है सिया राम शरण गुप्त ने लिखा, यह बात सही नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वह सही हो जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 35। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बांधों को भी दंड देना धर्म है। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रचनाकार की है? पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है निराला, चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, किसने कहा है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 36। भारत भारती, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? पहला विकल्प है 1912, दूसरा विकल्प है 1914, तीसरा विकल्प 1916 और चौथा विकल्प है 1918। तो भारत भारती भारत भारती 1912 में 1912 भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 37। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। संपत्ति शास्त्र किसने लिखा है? पहला विकल्प है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र से संबंधित है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 37 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 38। तो प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 38 है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? एक बार प्रश्न फिर से देखिएगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठम सर्ग, सप्तम सर्ग, अष्टम सर्ग, नवम सर्ग। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो है वह नवम है। ये आगे चलिएगा। प्रश्न संख्या 39, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? मतलब कौन सी पत्रिका ऐसी है जिसका संबंध निराला से नहीं था? तो पहला विकल्प है सुधा, दूसरा विकल्प है इंदु, तीसरा विकल्प है समन्वय और चौथा विकल्प है मतवाला। तो निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा से इनका संबंध है, समन्वय से भी है, मतवाला से भी है, इंदु से इनका संबंध नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है बी। तो निराला का किस पत्रिका से संबंध नहीं है? तो वह है इंदु। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 40, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। तो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हम श्रद्धा कहाँ रखते हैं? तन में रखते हैं कि मन में रखते हैं, हृदय में रखते हैं, बुद्धि में रखते हैं? तो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो मान लीजिए जैसे हम रखते होंगे उसे आप समझ सकते हैं, हृदय का प्रतीक है। हृदय से आभार, मन से आभार कि हृदय से आभार? हृदय से आभार। तो हमारे अंदर जो श्रद्धा है वो हृदय से है, हृदय में बसती है श्रद्धा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? पहला विकल्प है हरिऔध, दूसरा है रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है राधा कृष्ण दास। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसको कहा जाता है? श्रीधर पाठक को। कहाँ है श्रीधर पाठक? यहाँ है श्रीधर पाठक। आपका तीसरा विकल्प जो है वो आपका सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 42, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसने कहा है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसने कहा है? ध्रुव स्वामिनी ने कहा है, देवसेना ने कहा है, कार्नेलिया ने कहा है, मधुलिका ने कहा है। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति कार्नेलिया ने कहा है। किसने कहा है? कार्नेलिया। सभी प्रश्न KVS, NBS, DSSB आदि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 43, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प महादेव वर्मा, तीसरा विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा विकल्प डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो इसको डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 44, साये में धूप, साये में धूप काव्यकृत के रचयिता कौन है? किसने लिखा है साये में धूप? पहला विकल्प रघुवीर सहाय, दूसरा है दुष्यंत कुमार, तीसरा है नरेश मेहता और चौथा है धर्मवीर भारती। तो साये में धूप यह जो काव्यकृति है, इस काव्यकृति को दुष्यंत कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 45, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? पहला विकल्प है केदारनाथ सिंह का, दूसरा विकल्प है कुंवर नारायण का, तीसरा विकल्प है मलयज का और चौथा विकल्प है विजय देव नारायण शाही का। तो साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो जानते रहिएगा, ये जो साखी है, साखी विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। सा से साखी, सा से शाही, तो ये शाही का है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 46, हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार कौन है? हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार कौन है?
पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन और चौथा विकल्प है गोपाल कृष्ण नेपाली। तो हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृत के रचनाकार जो हैं उनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। तो युग्म है, आपको 4 मान लिया ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। अगर एग्री है तो अच्छी बात है, नहीं एग्री है तो देखिए। दूसरा विकल्प है उस जनपद का कवि हूँ, करें कि त्रिलोचन शास्त्री ने लिखा है। 2 विकल्प हो गए। तीसरा है सीढ़ियों पर धूप में, करें शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। और चौथा करें संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। तो इसे हमें चूज करना है इसमें कि कौन सा जो समन्वय है, जो ये युग्म है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में। यह जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कहता है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। पहला विकल्प है गोदान, दूसरा विकल्प है कर्मभूमि, तीसरा विकल्प है रंगभूमि और चौथा विकल्प है कायाकल्प। तो सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, तो इसका सही उत्तर है रंगभूमि का। सूरदास जो है वह रंगभूमि का चर्चित पात्र है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 49वें नंबर का प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी बदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है। अर्थात झीनी झीनी बीनी चदरिया किसने लिखा है। पहला विकल्प है राही मासूम रजा, दूसरा विकल्प है अब्दुल बिस्मिल्लाह, तीसरा विकल्प है अजगर वजाहत और चौथा विकल्प है मुद्रा राक्षस। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया यह जो रचना है, यह उपन्यास, इसको लिखने वाले जो हैं उनका नाम है अब्दुल बिस्मिल्लाह। किसने लिखा है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है। अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न है आज का, अंजो दीदी किस विधा की रचना है। अंजो दीदी किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है कहानी और चौथा ऑप्शन है उपन्यास। तो अंजो दीदी किस विधा की रचना है, इसका सही उत्तर है नाटक। तो इस प्रकार से 2 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केंद्रीय विद्यालय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में से मैंने 50 प्रश्न आपके सामने पेश किए हैं 2 वीडियो के माध्यम से। और यह जो 50 प्रश्न है, यह किसी भी परीक्षा के लिए, आप कोई भी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, मान लीजिए किसी भी स्टेट की परीक्षा दे रहे हो, किसी भी परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आप आगे का सफ़र तय करना चाहते हैं, आप भी जीवन में हमारी तरह एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी होगी वह जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।